साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सरकार की ओर से राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन की जमकर तारीफ की गई। राम भक्तों का एक सपना पूरा हुआ, ये चर्चा में शामिल किया गया। हर पार्टी के हर नेता की ओर से इस विषय पर मत रखा गया, फिर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो जिन्होंने बाबरी मस्जिद को याद किया, या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई हो जिन्होंने कहा कि राम तो हमारे मन में है, राम पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के नाम पर नाथूराम गोडसे का भक्त बता दिया और कहा कि राम भक्त तो दरअसल हम हैं, लेकिन इसके बावजूद राम मंदिर से अपनी दूरी बनाकर रखी। अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर अगर बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी की या बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो, सबने राम मंदिर पर जमकर बोला, अपने मन के भाव रखे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से 100 दिन पहले जब राम मंदिर पर हो रही है चर्चा, तो विरोधी क्यों राम मंदिर की कर रहे हैं उपेक्षा, क्यों वो मंदिर नहीं जाना चाहते। हम करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरीके से इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। मान्यवर, राम और रामायण से अलग इस देश की कल्पना हो ही नहीं सकती। मान्यवर, ये जो राष्ट्र की इच्छा की परिपूर्ति सम्माननीय मोदी जी के हाथ से 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में हुई है, ये लड़ाई 1528 से लड़ी जा रही है। दशकों तक ये लड़ाई चली। मान्यवर, दशकों तक लड़ाई चली। लगभग 1858 से कानूनी लड़ाई चल रही है। जब से अंग्रेजों का शासन था, 330 साल के बाद कानूनी लड़ाई का आज अंत आया है और रामलल्ला अपने गर्भगृह के अंदर विराजमान हुए हैं। मान्यवर, 330 साल के बाद और 1528 से एक लंबा जो आंदोलन चला, उसकी समाप्ति हुई है और देश की आध्यात्मिक चेतना की जागृति हुई है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये आंदोलन से अनभिज्ञ होकर कोई इस देश के इतिहास को पढ़ ही नहीं सकता। आज से नहीं, 1528 से हर पीढ़ी ने इस आंदोलन को किसी न किसी स्वरूप से वाचा दी और ये मामला लंबे समय तक अटका रहा, भटका रहा, लटकता रहा। आज मोदी जी के समय में ही इसको परवान चढ़ना था, इस स्वप्न को सिद्ध होना था और आज देश स्वप्न सिद्ध होता हुआ दिखा है। ये सपने के सिद्ध होने के जैसा था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 22 जनवरी का दिन महान भारत की तरफ एक यात्रा का दिन है। वहीं इसके ठीक उलट असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बाबरी मस्जिद को याद किया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने पूछा आखिर किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है, जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए। बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। आप देख लीजिए, ये राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी का स्टैंड तो हमेशा से क्लियर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को स्टैंड को लेकर ये लगातार इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि बीएसपी नेता मलूक नागर ने भी कहा कि भाई ये तो भगवान की बात है और भगवान के दर पर तो सभी को जाना ही पड़ता है, इसका धन्यवाद किया जाना चाहिए। लेकिन धन्यवाद कितना हुआ नहीं हुआ वो हम सबने देखा कल किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हुई। 4 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, वीएचपी की ओर से विनोद बंसल इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद है, समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव हैं। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत स्वागत। और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मंच पर मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करते हुए शिवम जी, आप भी इंतजार कर रहे होंगे
कि शायद कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद आता, राम मंदिर का निर्माण किया जाता, क्योंकि मलूक नागर तो कुछ वैसा ही कह रहे थे, समाजवादी पार्टी की ओर से कोई आवाज उठती और ये धन्यवाद किया जाता, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन इसके बावजूद एक शब्द धन्यवाद प्रस्ताव में तारीफ के नहीं आए हैं आपकी पार्टी के लिए। देखिए, जो रावण के सिद्धांतों पर चलते हो उनसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर पर अगर आप धन्यवाद की उम्मीद करते हैं तो इस देश को इस गलतफहमी से निकलना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर बनने से कांग्रेस खुश है, ऐसा ख्याल रखने वालों को अपने दिमाग से यह ख्याल अब निकाल देना चाहिए। इस देश में आजादी के बाद से अगर कोई मंदिर को रोकने वाला रहा तो वो कांग्रेस रही, उसको लगातार पीछे करने वाला रहा तो वो कांग्रेस रही, कोर्ट में जा जाकर मंदिर के खिलाफ अगर दर्जन से ज्यादा वकील खड़े करने वाले रहे तो वो कांग्रेस रही। आज वो अलग बात है, उनकी मजबूरी है क्योंकि पूरा देश राममय है और अंततः उनको वोट तो जनता के बीच में ही जाकर लेना है, तो वो हो सकता है कि आपके सामने जो है बातों को घुमाकर कहें राम हमारे हैं, राम सबके हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये देश बात को जानता है अच्छे तरीके से कि राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विरोधी कांग्रेस और इंडिया अलायंस रही है। मुझे लगता है बयानों में जाने की आवश्यकता नहीं है, किस तरीके से उन्होंने लगभग 30-35 सालों में बयान दिए हैं। अगर मैं पिछले 1 महीने के ही बयान उठा लूं तो उनका शर्म से सर झुक जाए, लेकिन मैं बयानों में आज नहीं जाना चाहता। जब अच्छा माहौल हो, अच्छा दिन हो तो उसमें कोई मतलब मैं तो कहता हूं कालने में रूपी लोगों की बात ही ना करे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन यह सत्य है कि हम उनसे श्री राम और श्री राम मंदिर के बारे में 2 शब्द ना आज तक सुन पाए, ना सुन पाएंगे। और नेहरू जी से लेकर आज राहुल जी आ गए हैं, बदला ना पहले कुछ था, ना आज कुछ है और ना आगे कुछ बदलेगा। ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जब यूपी विधानसभा में बोले तब उन्होंने बड़ी क्लियरली बोला कि जो राम को लेकर आए हैं ऐसी बात कहकर ही बीजेपी भगवान राम का अपमान कर रही है, वो धर्म का अपमान कर रही है। अगर माना बीजेपी अपमान कर रही है तो आप सम्मान करें, वो मंदिर कब जा रहे हैं? मीनाक्षी जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वमान्य है, इसमें तो कोई सवाल नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम किसी व्यक्ति से भी बड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम किसी दल से भी बड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम किसी देश के प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं और किसी देश से भी बड़े हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम किसी भी देश की पार्लियामेंट से बड़े हैं। तो अगर उनको इस तरह के खांचे में ला करके देखे भारतीय जनता पार्टी तो उनके कद को छोटा करती है भारतीय जनता पार्टी। हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी का ये मानना है कि किसी भी धर्म को और किसी भी स्टेट का घालमेल का हम समर्थन नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी छोटे से फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का हमेशा उपयोग करती है और लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है। आपने साध्वी निरंजन ज्योति को सुना? मैंने सुना, मैं जो आप कह रहा हूँ आप और उन्होंने ये भावुक होते हुए कहा धर्मेंद्र जी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जिन कार सेवकों के सीने को छलनी किया गया वो चुप क्यों है? मीनाक्षी जी, मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो अपने जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या उनके फैसले के साथ हैं या उनके फैसले के विरोध में हैं? इस देश के प्रधानमंत्री ने जिसको इस देश का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान देने का फैसला किया, आप उस फैसले को मानते हैं या नहीं मानते हैं? पहले ये बताइए। अगर देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिल रहा है, आडवाणी जी को भी मिल रहा है और हमारे श्रद्धेय नेताजी को भी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल रहा है, तो ये बात कैसे दो हो सकती है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो और नेता हैं उनकी अपनी कोई निजी कुंठा हो सकती है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेता की बात से सहमत नहीं है तो आपके मंच में बताएं कि नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान देकर के गलत किया। बोले शिव। माफ कीजिएगा, इस लाइन को ना मैं बार बार दोहराता रहता हूं। अक्सर एक फिल्म में एक वो अभिनेत्री होती है, उनसे जो वो अभिनेता है वो कुछ भी पूछे वो अब्बा जब्बा डब्बा ही जवाब देते हैं। ये समाजवादी वाले, कांग्रेस वाले, इनसे कुछ ही पूछ लो ऐसा डब्बा लग रहा है, बीच में नहीं बोलना प्लीज। प्रधानमंत्री आपको डब्बा लग रहे हैं। हम बच्चे थोड़े ना है, हम ग्रेजुएट आपको डब्बा लग रहा है, पढ़ रहे हैं, जो लड़ना है हमें आपस में आराम से बात करें। डब्बा लगता है आपको, प्लीज बंद कीजिए, थैंक यू। इनसे कुछ भी सवाल पूछो, बस वही रट के जो इनको मीडिया सेल दे देता है उसी को आके दोहराना। अरे एंकर ने क्या पूछा है इतना तो सुन लो। भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए, थोड़ा ज्यादा सुनो। बात साफ है, मुलायम सिंह यादव जी के अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में और भी बहुत सारे काम रहे हैं, उसी वजह से इस देश की सरकार ने उनको सम्मानित किया है। लेकिन कार सेवकों पर उन्होंने गोलियां चलवाई हैं, लोगों को पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारी है, कितनों की जान ले दी, सरयू को लाल कर दिया, लोगों की लाशों को मिट्टी के बोरे से बांधकर वहां पर गिरा दिया, राम मंदिर बनने नहीं दिया। ये कहा कि मेरे जीते जी राम मंदिर नहीं बनेगा, यहां पर कोई परिंदा पर मान नहीं सकता, हम यहां पर बाबरी फिर से बनवाएंगे।
ये सब भी उनके साथ है भाई, इस पर जवाब देना है। उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने जो इस देश में किया, उसको कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और राम मंदिर के विषय में जिस तरीके से समाजवादी, कांग्रेस और तमाम इंडिया अलायंस के लोगों का रवैया रहा है, ये देश जानता है। और बेहतर होगा कि प्रवक्ता फिर वो अब्बा जब्बा डब्बा पर ना जाए, सवाल का जवाब दे, पॉइंटेड। ठीक है, ठीक है। अब इस 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। मीनाक्षी जी, मैं शिवम जी से पूछना चाह रहा हूँ, उस समय के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा जी थे, और वो नृपेंद्र मिश्रा जी जिन्होंने कहा था कि हमने गोली मारने के आदेश नहीं दिए थे, लोकल प्रशासन ने दिया था, क्या भारतीय जनता पार्टी ये जनता को बताएगी, ये क्लियर करेगी कि क्यों वो ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए? अगर आप उनको भी दोषी मानते हैं, आप उनको दोषी मानते हैं, तो आप उन पर भी कार्रवाई करिए। प्रोफेसर साहब, मैं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जिस राम मंदिर को लेकर बजट का सत्र एक दिन और बढ़ा दिया गया, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, ये तो मौका था कि देश की जनता को ये बता देने का कि हम भी राम मंदिर के समर्थन में खड़े हुए हैं। एक सुनहरा मौका कि आपने गवा नहीं दिया। लेकिन चलिए, हम आगे इस पर चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जवाद साहब जी, ओवैसी साहब का स्टैंड ये नया नहीं है, ये हमेशा से क्लियर उनका स्टैंड है। लेकिन क्या इस क्लियर स्टैंड के साथ 2024 के चुनाव में पार्टी कुछ कमाल कर भी पाएगी? क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, जो वहां नहीं है, अब उसकी क्या बात करना, जो है उसकी बात करिए। देखिए, मैं ओवैसी साहब का तो प्रवक्ता हूं नहीं, ना उनका समर्थक हूं। आज जब मैं चर्चा सुन रहा था तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े उनके राजनेता, चाहे गृह मंत्री जी, अभी शायद माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, तो उस पर देख करके एक वसीम बरेलवी साहब का शायद शेर है, मुझे याद आ गया कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। राम भक्तों की तो बात हो रही है और राम जी का मंदिर भी बन गया, कोई किसी को आपत्ति नहीं हुई, लेकिन देशभक्तों की कब बात करेंगे? जो देश के अहम मौजू, उस पर कब बात करेंगे? चाइना जो एंटर करा हुआ है उसके ऊपर कब बात करेंगे? देशभक्ति अपनी कब साबित करेंगे कि चीन ने हमारी कितनी जो है जमीन हड़पी है? उसके ऊपर नाम लेते चीन का डर रहे हैं। शिवम त्यागी साहब बताएं, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी एलिगेशन लगा रहे हैं। क्यों सवालों से भागते हैं आप? चाइना का नाम लेते ही आप क्यों थर-थर कांपने लगते? जब आप कहते थे लाल आंख कर करके डराएंगे हम, तो बताइए कितना चीन को डराया गया? गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हुए, उन जवानों की शहादत के नाम पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आज देशभक्त बनने घूम रहे। ठीक है, अब राम जी की बात कर लेते हैं। प्रभु श्री राम जी तो आस्था का प्रतीक है ना, सभी के मन में है। अब ये चाहते हैं कि नहीं, सबका चीना चीर करके देखेंगे कि राम जी उसमें मौजूद हैं या नहीं है। इनके साथ समस्या ही इस चीज की है। जब भी इनसे बेरोजगारी की बात करो तो ये मंदिर की बात करेंगे, जब से महिलाओं के अत्याचार की बात करो तब भी ये मंदिर की बात करेंगे। कब तक देश के नाम पर आप देश को मूर्ख बनाते रहेंगे भावनाओं के आधार पर? सवाल ये नहीं है शिवम भाई, सवाल ये है कि देश के अंदर इतनी भयंकर जो बेरोजगारी है वो कब दूर होगी? जो रुपए और डॉलर का कंपैरिजन करते थे माननीय प्रधानमंत्री जी, आज डॉलर कहां पर है और रुपए की वैल्यू कहां पर है? आज इस पर बात करते हैं। और एक बात कह दूं, ये देश पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की दोस्ती को याद करता है, लेकिन आप उस दोस्ती के बीच भी दरार डालने की बात करते हैं। आप चाहते हैं कि देश के अंदर प्यार, मोहब्बत और खुलूस की बात हो। आप चाहते हैं सिर्फ मंदिर राम मंदिर की बात हो और देश के मूलभूत समस्याओं पर चर्चा ना हो। विनोद बंसल जी, मैं इससे पहले शिवम त्यागी के पास वापस जाऊं। ये जो बात कह रहे हैं कि चर्चा बेरोजगारी, महंगाई पर होनी चाहिए, चर्चा एम्प्लॉयमेंट पर होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद चर्चा होती है सिर्फ मंदिर पर। एक दिन का ये सत्र अगर सरकार ने बढ़ाया है तो सरकार के पीछे मंशा क्या रखती है? देखिए, इन्होंने जो मुद्दे गिनाए ना जी, इन मुद्दों को सुनते सुनते आज जनता ऊब चुकी है। ये जो मुद्दे हैं ना, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बीच में नहीं बोलता। देखिए, ये जो मुद्दे हैं, ये जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भी यही मुद्दे थे, उसके बाद 10 सरकारें बदल गई तब भी ये मुद्दे थे। जब भी इलेक्शन आते ये 4 मुद्दों को लेकर के झगड़ा हो जाता। समझ में नहीं आता आखिरकार ये मुद्दे है क्या, किसी ने आज तक सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला? एक बात। दूसरी बात, जब डिबेट हो रही है राम मंदिर की, डिबेट हो रही है ये जो भारत के स्वाभिमान की, तब उस समय भाग जाएंगे चाइना में, कभी चले जाएंगे गलवान घाटी में। अरे भाई, जब गलवान की बात हो रही हो तो गलवान पे बात करो, और जब राम मंदिर की बात हो रही हो तो राम की ओर लौटाओ। लेकिन चक्कर क्या है जी, इनका समस्या यही है कि राम की तरफ लौटना नहीं और रावण को छोड़ना नहीं, बाबर और बाबरी के साथ रोना है। तो ये कब तक रोते रहेंगे, कब तक ढोते रहेंगे? आप मुझे बताइए, कभी तो राम की ओर आ जाओ यार, कभी तो इस भारत और भारतीयता की तरफ लौटाओ। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए एक और बात उन्होंने कही
कभी इस पे बात नहीं होती, इस पे बात नहीं होती, राम की बात करते रहते हैं और ये उन्माद फैलाते हैं। भाई ये जो राम की बात है, वो राम की बात विकास में कहां आ रही है? ये तो विकास की बात है। अगर राम मंदिर बना है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो देश का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास तेज गति के साथ होगा। आप देखिए कि मैं आंकड़े इस बात को गवाह हैं। अच्छा, आप देख, मैं सुनिए आंकड़े मैं बताता हूं आपको। काशी विश्वनाथ का जब से कॉरिडोर बना है, पिछले 1 वर्ष में 8.5 करोड़ वहां पर तीर्थाटन के लिए लोग आए। क्या किसी मंदिर में आज तक आए हैं क्या? मुझे बता दो। किसी नहीं, मैं कहता हूँ किसी मस्जिद में आए हैं क्या? किसी मदरसे में पहुंचे हैं क्या? किसी चर्च को देखने के लिए इतने सारे लोग पहुंचे हैं क्या? आखिरकार ये डेवलपमेंट का ये मॉडल आपको पसंद नहीं आता? नहीं, सबकी नौकरी छीन लीजिए। समस्या यही है, सरकारी ये जो मंदिर बेस्ड इकोनॉमी थी ना, जो भारतीय संस्कृति बेस्ड इकोनॉमी थी, उस इकोनॉमी को तहस करने का काम जो मुगलों ने किया था, वही उसी संस्कृति पर ये चल रहे हैं। ये कुसंस्कृति, कुसंस्कार और ये जो कुप्रथाएं जो थी, ये जो कुरीतियों को साथ में ढोने वाले लोग हैं ये लोग। आप मुझे बताइए, आखिरकार जब बात राम मंदिर की हो रही है, राम से चिड़ क्यों भाई? और अभी तक जो बाबर चला गया, बाबरी चली गई, वो सारा धूल दूसरे हो गया, उसके बावजूद भी उसके साथ छाती पर लगाए बैठे हैं भाई, हाय बाबरी, हाय बाबरी, हाय बाबरी। ये क्या तरीका हुआ भाई? अरे कभी तो उससे निकल जाओ बाहर यार। बाबर के साथ कब तक आप जुड़े रहोगे? और भारत के मुसलमानों ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से आप उसको हमेशा से बाबर और बाबरी के साथ जोड़ते रहोगे? ये देखिए, आज मैं बता दूंगा आपको, भारत के मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा कि अपने ये कट्टरपंथी जो नेतृत्व है उसको तिलांजलि दे दें, क्योंकि यही वो नेतृत्व है जो हिंसा, आगजनी और ये भड़काऊ भाषण के द्वारा मुस्लिम यूथ को भड़का करके, बरगला करके और उसको आतंकवाद की राह पर धकेल रहा है। आप क्या मैं आ रही हूँ शिवम जी आपके पास। मीनाक्षी जी, बंसल साहब के लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, भैया जिसको महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। सुन लीजिए, सीमा सुरक्षा भी इनके लिए मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ने कहा 4600 वर्ग किलोमीटर चाइना आके घुस के बैठा हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता। सुन कहीं चला गया। एक मिनट प्रोफेसर साहब, क्या चाइना के मुद्दे पर, गलवान के मुद्दे पर ही आप चुनाव में जाएंगे उत्तर प्रदेश की 80 सीमा सुरक्षा हमारा मुद्दा है, बिल्कुल है, रहेगा। सीमा जब सुरक्षित नहीं है तो हमारा देश कहाँ सुरक्षित है? जो देशभक्ति की बात करते हैं, सीमाओं को सुरक्षित क्यों नहीं करते हैं? सुन लीजिए, सीमाओं को सुरक्षित क्यों नहीं करते हैं? गलवान और चीन का मुद्दा ही आपके लिए चुनाव? मैंने बताया ना, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, सीमा सुरक्षा मुद्दा है, बेटियों की अस्मिता भी मुद्दा है हमारे लिए। उत्तर प्रदेश की जनता आपसे ये पूछेगी कि राम मंदिर, राम जब आपके नेता के दिल में है तो वो राम मंदिर से दूरी क्यों बना रहे हैं, तो उन्हें क्या जवाब देंगे आप? राम जिसको बुलाते हैं वो जाता है, किसी कहने पे कोई बुला रहे हैं? बिल्कुल जी, जब बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे ना, उसमें हम किसी कहने पे क्यों जाएंगे? कैसे बुलाते हैं? अच्छा, बुलाने ये तो आप जानते होंगे बेहतर ना, कैसे बुलाते हैं? बताओ ना। राम जी ने पत्र भेजा था आपको यार, राम जी ने पत्र भेजा था। ऐसा सौभाग्य जिंदगी में किसी को नहीं मिल सकता। आप उनके ठेकेदार हैं। देखिए, एक मिनट मेरी बात, मैं फिर से प्रोफेसर साहब आपसे पूछूं। देखिए, मैं बहुत जेन्युइनली आपसे पूछ रही हूँ। पहले अखिलेश जी ने ये कहा कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी फिर हम जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, फरवरी के दूसरे हफ्ते में हम चल रहे हैं। अब कब जाएंगे? उससे पहले ये भी कहा था इन्विटेशन आया तो जाएंगे। आपसे पूछो, आप कब जाओगी? भाई हम तो होकर आ गए। आप कब जाओगी? हम तो होकर आ गए। नहीं, उससे पहले इन्होंने ये भी कहा था अगर इन्विटेशन आया तो जाएंगे। उन्होंने कहा था इन्विटेशन आएगा तो जाएंगे। ठीक है, इन्विटेशन भी आ गया, हो गया आगे, अच्छी बात फिर कहता कोई इन्विटेशन देने आएगा तो जाएंगे। अच्छी बात है, हर आदमी का अपना निजी विषय आस्था, अपने आस्था के अनुसार आदमी जाएगा। ठीक है, मैं तो अयोध्या मेरा जन्म हुआ है, मैं अयोध्या के जन्म बिल्कुल मत जाइए, आप बिल्कुल मत जाइए, कोई नहीं बुला रहा आपको। अयोध्या में हो गया है, आप अयोध्या में जन्म नहीं हुआ इसका मतलब राम भक्त नहीं है। सुनिए, आप अयोध्या की गलियों में घूमे और वहाँ के लोगों से आप बात करें, वो अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि हाँ समाजवादी पार्टी के नेता आएंगे, लेकिन नेताजी कब जाएंगे ये नहीं समझ में आ रहा है। अयोध्या की गलियों में बात वो अभी भी ये कह रहे हैं, आपकी जो ऑपोजिशन की वॉइसेस है, आपके ऑपोजिशन की जो वॉइसेस है वो अभी भी कह रही हैं कि अभी आपको बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए थी, गरीबी पर बात करनी चाहिए थी, आपको मनरेगा पर बात करनी चाहिए थी, आपको सोशल सिक्योरिटी की बात करनी चाहिए थी, महिलाओं पर बात करनी चाहिए थी। आप अभी भी राम मंदिर पर बात करें, अब तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, आगे बढ़िए। मैं किसी के बीच में इसलिए नहीं बोला कि ताकि मैं भी अनइंटरप्टेड बोल सकूं। एक तो मुझे ना ये समाजवादी और इन अलायंस के प्रवक्ताओं पर बड़ा तरस आता है
ये जो इतनी दूर दूर हमारे सिक्योरिटी वाले ये सारे भाई बैठे ना, इनको सामने बिठा दो, रैली वाला फील आ जाएगा। इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं भाई, पूरे देश में आवाज वैसे ही जानी है। आप धीरे कर लो, धीरे कर लो। मान रहा हूँ लोग नहीं मिल रहे रैली करने के लिए, लेकिन धीरे कर लो भाई, वही बात मैंने कहा था ना कि बीच में बोलना शुरू हो जाएंगे। मैंने माना लोग नहीं मिल रहे रैली करने के लिए, लेकिन चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब विषय पर सच सुनने के लिए साहस होना चाहिए भाई ना। एक तो ये लाल टोपी समाजवादी जहां भी जाते हैं, अगर उत्पात ना मचाएं, पहचान ही इनकी ये हो गई। ये भी लाल है, इसको भी मना करवा दो, हटवा दो यहाँ से। प्रोफेसर साहब चलिए एक एक करके एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। इन्होंने कहा इकोनॉमी पर बहस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जब आप इकोनॉमी पर बहस करने के लिए बुलाते हैं, मैं हर रोज आकर आपको जवाब देता हूं। जब आप महिला सुरक्षा पर जवाब देने के लिए बुलाते हैं, मैं हर रोज आपको आकर जवाब देता हूं। जब आप मेरे को राम मंदिर पर आकर बुलाते हैं, मैं राम मंदिर पर जवाब देता हूं। आप इकोनॉमी पर बेसिस पर बात करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। हिंदुस्तान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक जमाने में ये फ्रेजाइल 5 हुआ करते थे, यानी कि दुनिया की सबसे 5 खराब इकोनॉमी में से हुआ करते थे। आज हम दुनिया की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी बात कहाँ करने लगे भाई? ये 10 सेकंड मंदिर की बात की ना, तो आप इनके कैमरे पे मत दिखाया करो। अभी इनको लगता है आपने कैमरे पे सवाल कितनी पूछा बोलना जरूरी इकोनॉमी है। रुक जा पर, भाई। अभी आपने बेरोजगारी पर सवाल पूछा तो पूरा जवाब तो बात बोलिएगा। हद्दी हो गई, 10 सेकंड ठीक है, बोलने एक दे। एक अब मैं इकोनॉमी पर जवाब दे रहा हूं, उस पर तैयार नहीं है। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। दुनिया में ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में हम 3 नंबर पर है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर हम बात करें जिस तरीके से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सबसे बेहतर है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस देश में जिस तरीके से सोशल वेलफेयर के काम पिछले 10 सालों में हुए हैं, वो कभी इतिहास में नहीं हुए, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। चाहे वो 10 करोड़ घर की बात हो, चाहे वो 10 करोड़ टॉयलेट की बात हो, चाहे वो नल से जल की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो। लेकिन आज बात है राम मंदिर की। हर जगह जबरदस्ती चाइना को घुसाना है। माना मुझे चाइना से काफी अच्छे संबंध है, आपके कॉन्ट्रैक्ट है, आपका निजी संबंध है जिसका अभी तक देश को पता नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि राम मंदिर की बात हो रही है चाइना घुसा देंगे। बात साफ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राम मंदिर हमारे लिए एक सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई थी, जिसको इस देश ने अप्रोक्सीमेटली 500 सालों तक लड़ा, अप्रोक्सीमेटली 150 सालों तक कोर्ट में लड़ा। उसके बाद अगर आज इस देश में हर्ष है, खुशी है, तो मैं मानता हूं कुछ लोग काले टीके की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन चलिए इनको भी मेरी शुभकामनाएं। मैं अंततः यही कहना चाहता हूं कि राम से बचकर कोई नहीं जा पाया, अंततः आपको उनकी शरण में जाना ही पड़ेगा। अभी भी अगर हो सकता है फैजाबाद से या लखनऊ से एक जो है यात्रा निकाल लीजिए, लेट लेट कर जो जाते हैं वो दंडवत होकर। हो सकता है कि जितनी गोलियां मारी हैं उसके लिए भगवान दयालु हैं, आशीर्वाद दे दे, माफ कर दे, वरना जो हाल होने वाला है आने वाले समय में आप भूल नहीं पाएंगे। ये नमाजवादियों को समझाने का कोई फायदा होगा क्या? ये बात ये किसको समझा रहे हो? भैंस के आगे बीन बजाने की क्या लाभ? अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी हो रखी है जिन्हें जिन्ना की तारीफ करी उनको भी भारत रत्न दिया जा रहा है। जिन्ना की मजार पे जा जाकर के कसीदे पढ़ने वाले लोग आज आकर के देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि खुद जाते हैं बगैर क्लियरेंस लिए और वो शॉल लेकर के जाते हैं। मुझे लगा सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है, अभी फिर इलेक्शन हुए हैं, फिर हो सकता है न्यूता लेकर के या बगैर क्लियरेंस के पहुंच जाए मानने। अरे आप अपेक्षा कर रहे हैं और उधार लेकर के आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अमेरिका भारत के ऊपर कर्जा कितना हो गया? ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने भारत के ऊपर 6 गुना कर्जा अगला बढ़ा दिया, उस पर बात करने को तैयार नहीं हो रहे और कह रहे फास्टेस्ट जो है इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे आ गया? वो है नहीं। 2 घंटे का भाषण, 5 किलो का राशन, और ऐसे चलाते हैं ये शासन। ये चलाने का तरीका हो गया। उधार पी करके, उधारी चढ़ा करके समझ रहे हैं फास्टेस्ट जो है इकोनॉमी इन्होंने ग्रो कर दी। गजब का आकलन है। जब इनसे कहते हैं कि रुपए को डॉलर का कंपैरिजन कर लो तो कहते नहीं नहीं नहीं, अरे ये कहाँ बात हो गई? अरे सुनिए मुद्दा क्या है, सुनिए। भगवान श्री राम जी भी इनके लिए मुद्दा नहीं थे। 1989 के अंदर पालमपुर के रेजोल्यूशन के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं मिल रही थी, तब इन्होंने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया। अरे क्या प्रभु श्री राम जी के नाम पर राम यात्रा नहीं निकलती थी? क्या देश में रामलीला नहीं होती थी? आज नए राम बात बनाने के लिए और सबको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। सुनिए ना, अभी आप ही कह रहे थे कि सब चिल्ला के ना बात करें। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपकी इसी बात को मैं आधार बनाकर आपसे ये सवाल पूछूं कि चलिए माना कि उन्होंने पॉलिटिक्स की, माना कि उसने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, मैनिफेस्टो में शामिल किया और मैनिफेस्टो का वादा भी पूरा कर लिया। हमारी चर्चा जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। जनता अगर उनके साथ खड़ी है और आपकी बातों को वो नहीं उसके साथ इत्तेफाक रख रही है। जनता मैम इनके साथ केरल में खड़ी है, केरल में खड़ी है। अच्छा पंजाब में खड़ी है। एक सेकंड पंजाब में इनकी कितनी सीटें आती हैं? केरल के अंदर क्या है?
साउथ के अंदर कितनी सीटें आती, कहाँ जनता कर, सुनिए लोकसभा सुनिए, की आप रुक स्थिति क्या? जाइए, एक मिनट, रुक जाइए, लोकसभा रुक की जाइए। स्थिति बताइए। आपने कहा बड़ा बड़ा अच्छा लोकसभा की ग्लोरीफाई करा स्थिति- आपने अरे इनको, सर, कवर सुनिए फाइल ना। भी आपने बहुत अच्छा दिया, लेकिन इनसे पूछिए आप 2 शायद- करोड़ रोजगार का वादा भी सुनिए ना, मैनिफेस्टो जवाब के अंदर कर रहे आप थे। फिर वापस एंकर के ऊपर नहीं, मैं आप पे नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ इसी बात पे। यू शुड नॉट शूट द सुनिए, मैसेंजर। सुनिए, लेट मी सुनिए। कंप्लीट नाउ लेट मी कंप्लीट। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि वो बिना सहयोगी के साथ भी अपनी सरकार बना के बैठी है और आने वाले 100 दिन के अंदर वो कह रही है कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे। क्या बात है, ये तो बिल्कुल तोता वोता पाल लिया क्या उन्होंने, जो पर्ची निकाल के बता रहा है कि 400 सीटें आ रही। वो तो इसी के बहाने कह रहे काहे हैं। के लिए जयंत चौधरी के पास जा रहे हैं, काहे के लिए गठबंधन कर रहे हैं इंडिया अलायंस के लोगों से, जरूरत इंडिया की ही पड़ रही है जयंत इनको। चौधरी तो और खुद सुनिए, कह रहे हैं कि अरे हमें सुन तो जाने में लीजिए कोई, मैडम, अब कोई मुझे बोलने तकलीफ नहीं दीजिए। है। जयंत अरे चौधरी कह रहे हैं कि नहीं अरे कह रहे? सुन लीजिए, फिर उसके बाद नीतीश कुमार साहब के साथ दोबारा चले गए, फिर से उनकी घर वापसी ले ली। रोज पानी पी पी करके शिवम त्यागी साहब कोसा करते थे हफ्ता भर पहले तक, और आज फिर उन्हीं के साथ गठबंधन करने लगे। अभी देखिए किसके ऊपर कितने रंग बदल चुके हो, कितनी पार्टियों का प्रवक्ता बन चुके हैं। 80 सीटों के लिए इनका कहना यह है बंसल जी, 80 सीटों के लिए 80 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को, नीतीश कुमार को, ये सारे समीकरण वो सेट कर रही है। हसन मुशरिक को लिया, केवल वोटों की पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। देखिए मीनाक्षी जी, आप मैं ज्ञानबाजी देखो, बात कर रहे हैं? वो राजनीतिक सोच तो मेरी नहीं है, अरे, लेकिन मैं ये अरे, कहना राजनीतिक सोच नहीं तो क्या हो गया ना, आपकी? हो गया ना ये यार, क्या है आपकी हो गया ना, राजनीतिक सोच नहीं? आपकी बात पूरी आप हो गई। अपनी सोच तो अच्छा, हो बताइए। गई क्या? आज हो गई तक ना? आपने अपनी सोच नहीं अरे बताई, हो गई ना, इसको मैं बताता राजनीतिक है कौन हूँ, मैं सी बताता हूँ है? आपकी सोच क्या है। गजब बात देखो है। देखो इनकी सोच है, हम 5 हमारे 70, हमारे हाथ में ईंटा पत्थर। ये जो सोच है ना, इस सोच से देश नहीं चलने वाला। अब देश जाग गया है, वो ईंटा पत्थर से नहीं काम चलने तो वाला। सो रहा था कि देश। मस्जिद में बुलाओ और उनको सबको एक एक ईंटा पकड़ा दो, सोच और निकल जाओ आई और सामने, संप्रदाय का सोच। अटैक करना शुरू कर दो। संप्रदाय ये नहीं सोच चलने है वाला। आपकी। अब देखिए, वो जो ईंटा पत्थर वहां से शुरू हुआ था, कश्मीर घाटी में करते थे, वो तो रुक गया। अब उसके बाद में बाकी जगह मस्जिदों में मदरसों में जाना कहाँ जमा कर मणिपुर में कौन कर रहा है? सारे के सारे हो रहा है। मणिपुर में कौन कर रहा है? ईंटा पत्थर नहीं है। मणिपुर में कौन कर रहा है? ईंटा पत्थर नहीं है। मणिपुर पूरा जल रहा है, उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री 70 ना वहाँ बोलने का लगे कोई ईंटा थे। पत्थर बुलवाइए ये ना ईंटा मणिपुर के पत्थर की ऊपर। थ्योरी आपकी अरे है। मणिपुर में भी आप डबल देखिए, इंजन की सरकार है ना, तो यार एक ही पूरा जगह रहेंगे। प्रदेश जला अरे करके कभी फेंक कभी दिया, राम की यहाँ तरफ करके लौटाओ। बयानबाजी कर रहे हैं, क्या एक- बयानबाजी करेंगे ये यहाँ मणिपुर करके। को लेकर के देश की सब जनता कितनी बार को भ्रमित चिल्लाओगे? करेंगे, झूठ बोलेंगे, कितनी बार चिल्लाओगे? पता लग गया आपकी अरे मुझे सच्चाई। बताओ, बताएंगे अरे नहीं, लौटाओ। मणिपुर के ऊपर गोल गोल देखो, जलेबी जब बना बाद के भाग आपको जाएंगे। घर वापसी गजब आपको बात करनी है। पड़ेगी, हाँ। आज नहीं तो कल। ये अच्छा, मैं क्या बता रहा हूँ करेगा, आपको, नहीं अच्छी करेगा? रहेगा कि समय पर कर नहीं, लो। नहीं, अगर आप क्या धमका रहे हैं हमको, धमका रहे हैं घर वापसी के नाम पे। अच्छा, देखो, आप ये बताइए victim धमकाएंगे? का, ये देखो victim का। आप बताइए ये ना खुद ही कहा। धमकाएंगे? ये खुद कह रहे थे देखिए, पहचाने देश की जनता ऐसे लोगों को ठीक है, हम भ्रमित फिर करते से हैं। मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सच्चाई की के साथ 80 अगर आना सीटों पर आना है चाह तो रही हूँ। घर वापसी करनी होगी। ठीक है, मैं उत्तर हमारा प्रदेश की देश 80 सीटों भारत पर आ रही है हूँ। और हम अरे ठीक है संविधान को सर। मानने वाले लोग हैं और संविधान पे ही अच्छा, देश चलो बोलो, चलेगा। भारत माता की जय। आस्था की अच्छा, बुनियाद बोलो, पे नहीं भारत चलेगा। माता की जय बोलो। आस्था की अच्छा, बुनियाद। आपका ना, आप हम बोलो, बोलेंगे भारत जय हिंद। अच्छा, बोलो, हम बोलेंगे भारत जय माता की हिंद। जय। हम बोलेंगे जय आप हिंद। करो, अरे जय हिंद हम जो बोलो। बताइए, हम बोलेंगे आपका जय हिंद। भारत है तो आपको भारत क्या माता की जय तकलीफ क्यों नहीं है? बोल सकते? जय हिंद ठीक है, कहने में क्या चलिए, दिक्कत है? भारत ठीक के है, हमारा है। अरे तो आपको जिंदा- किसने दिया अरे सर्टिफिकेट? मुझे बताइए, भारत जय माता हिंद की जय करने बोलेंगे। से वो क्या दिक्कत जय है? हिंद, जय संविधान। और भारत बताइए, को माता जय नहीं हिंद, बोलेंगे। जय संविधान। ये है इनकी संस्कृति। जय हिंद, ठीक है, जय बिल्कुल संविधान। ये तो डाइन कहते हैं भारत माता को। ठीक है, भारत सही माता को जवाब डाइन देने कहने वाला के व्यक्ति लिए भारत देश माता को की जय कैसे भड़काने वाले बोलेगा? लोग, प्रोफेसर साहब, मुद्दों पे बात करने मैं वाले लोग वापस नहीं से हैं। 80 सीटों मुद्दों पर से आपको भागने लेकर वाले आ रही लोग हूँ। हैं। देश को अरे, हिंदुस्तान आप- को हो चुका है, ये लड़ने वाले इस्लाम लोग का हैं। कट्टरपंथी चेहरा। 2024 में भारतीय इस्लाम जनता का पार्टी ये के जनता पास कोई हंसेगी, विचार नहीं है। जवाब हो साहब, चुका है। जनता हंसेगी, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, जनता हंसेगी। इस तरीके से आप लोग बहस करेंगे कि दर्शक भी कुछ नहीं समझ पाएगा। प्रोफेसर साहब, मैं फिर से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर लेकर आ रही हूँ। राम मंदिर एक विषय है, तो एक विषय वहां का राजनीतिक समीकरण भी है। आज जयंत चौधरी अगर दूसरे खेमे की तरफ जाकर बैठ रहे हैं तो इसके पीछे कमजोरी कहाँ है? इंडिया अलायंस की क्या कमजोरी नहीं है? मीनाक्षी जी, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा आप समझो। पहले 2 साल पहले भी बता रहे थे हम सारी सीटें जीत रहे हैं, फिर भी इनको जयंत चौधरी को बनाने की जरूरत पड़ती है। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश के अगर 70% किसान उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर 1 साल तक सड़कों पर लेटे रहे, 1000 किसानों की जान चली गई। मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। क्या 70% किसान जो 1000 लोगों की जान गई थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नहीं है? जिनके घर का बेटा चला गया, जिनके घर के पिताजी चले गए, जिनका भाई मर गया, क्या वो लोग उनको वोट देंगे? मुझे बताइए। अब मैं आता हूँ IIT BHU पे। IIT BHU में भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों ने बेटी की अस्मिता लूटी, बेटी की अस्मिता लूटी। मुझे बताइए, आज भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाया? क्या इस देश के लोग नहीं जानते हैं? आधी आबादी इस बात से सहमत नहीं है। आपके बगल में महिला पहलवान बैठी रही, उनका शोषण भारतीय जनता पार्टी के सांसद करता रहा।
उन बेटियों के साथ कौन खड़ा था मुझे बताइए? क्या पूरा देश बेटियों के साथ खड़ा नहीं होगा? किसान के साथ खड़ा नहीं होगा? मैं युवाओं की बात कर, अग्निवीर भर्ती परीक्षा की बात करते थे, अग्निवीर जो शहादत हुई उसको राजकीय सम्मान नहीं मिला। क्या ये देश और प्रदेश की युवा इस बात को नहीं जानते हैं? आप मुझे बता दीजिए इस बात को। कानपुर में 2 माँ बेटियों को जिंदा जला दिया उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने, क्या इसका मैसेज पूरे प्रदेश में नहीं गया? आप मुझे बता दीजिए। अगर बेटियों के साथ खड़ी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों के साथ नहीं खड़ी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नौजवानों के साथ नहीं खड़ी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों की सिंचाई महंगी कर दी, किसानों की खाद महंगी कर दी, किसानों की बीज महंगी कर दी। मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या ये इंडी अलायंस की क्या कमजोरी नहीं है कि एक एक करके दल आपसे छिटक रहे हैं, और क्या जयंत चौधरी आपके साथ हैं अब या नहीं है? देखिए जयंत चौधरी अभी मेरे साथ हैं कि नहीं हो तो जयंत चौधरी जी बताएंगे। अभी तो हमें कोई जानकारी उन्होंने अभी हमें कोई जानकारी नहीं बताई। मैं ये फिर आपसे कहता हूँ कि इस देश की जो बुनियादी बात है, सुनिए ना, आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आरएलडी आपके साथ है? नहीं, अभी तक हमारे साथ है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, अभी तक हमारे साथ है। लेकिन कब तक रहेगी? लेकिन कब तक रहेगी? सारे समीकरण भारतीय जनता पार्टी सेट करके रखी हुई है। आपने राम मंदिर बनवा दिया, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी करवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, बीजेपी ने नहीं बनवाया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया, धन्यवाद प्रस्ताव आप अपनी पार्टी के लिए क्यों लेकर आ रहे हैं? चलिए, राम मंदिर का न्योता किसका था? वो बीजेपी का था। निवेदन है आपसे, बीजेपी का कैसे हो गया? 4-5 गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के बुलाया करें तो 1-2 बाउंसर साथ में या पुलिस वाले जरूर रखा करें। जिस तरीके से उधम मचाते हैं ना, डर लगता है हम लोगों को। देखते हैं कितना अग्रेसिव शुरू हो गए। 10 सेकंड बोला मैंने, छल्ली भी बोलने लगी जिसमें बात था। आप इनको रोकिए ना, बीच में नहीं बोलना। मैं मुझे अपना तो सम्मान रखने दो कम से कम। उसके अलावा एक इन्होंने कहा कि भाई महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, 700 किसान शहीद हो गए, 1 साल तक यहां पर बैठे रहे। आप मानते हैं इस बात को वो किसान थे? प्लीज रुक जाइए ना। मानते हैं आप वो किसान थे? मैं मानता हूं इस देश में लोकतंत्र में किसी भी चीज का लिटमस टेस्ट होता है चुनाव। अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं तो वो भी चुनाव लड़ ले, और अगर किसी को लगता है कि मैं नहीं हूं वो भी चुनाव लड़ ले, सामने आ जाता है। उसी किसान आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आई है। अगर इतने ही किसान इनको प्रेम करने वाले थे तो क्यों इनकी जमानतें जब्त हुए जा रही हैं? क्यों कांग्रेस 1 पर पहुंच गई? क्यों समाजवादी पार्टी का सबसे बुरा हाल है लोकसभा और विधानसभा में इस समय? ये कहते हैं नहीं नहीं किसान तो हमारे साथ है। अरे साथ कहां है भाई? दिखाई तो नहीं देते। लेकिन ये दोनों आरोप तो यही लगा रहे हैं ना आपकी पार्टी पर कि इसके बावजूद आपको जयंत चौधरी की जरूरत पड़ गई। जरूरत है, राजनीति जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नहीं। अगर मेरा परिवार मेरा प्लीज बीच में नहीं, एक तो बोलते चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया, तब फिर रुक नहीं रहे बाबर के लोग। बीच में पर्सनल आर्ग्यूमेंट करने आया ही नहीं हूं यहाँ पर। मैं बात बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में अगर कोई आकर जुड़ना चाहता है हम उस पर विचार करेंगे, जोड़ेंगे और जुड़ना चाहिए। और यहां पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब पॉलिटिक्स करने यहां पर आई हैं। कोई भी एनजीओ चलाकर कोई अलग से काम नहीं करता है। हर आदमी राजनीति करना चाहता है, हर आदमी अपना दल बड़ा करना चाहता है, हर आदमी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, हर आदमी ज्यादा सीटें लेना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। अब इनके पास नेता नहीं, नियत नहीं, कुछ नहीं। अब राहुल गांधी जहां पहुंच जाते हैं वहीं चुनाव हार जाते हैं, तो इनके साथ कौन जुड़ेगा? जनता इनसे जुड़ना नहीं चाहती, नेता इनसे जुड़ना नहीं चाहते, पार्टी इनसे भी नहीं जुड़ना चाहते। और उनकी वजह है भाई, एक आदमी को जीतने के लिए चेहरा चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। आदरणीय प्रधानमंत्री बीच में नहीं ना, जब अपने पास बात आती है तो एक ढंग की बात नहीं बोली जाती, बीच में लगातार कूदते रहना। थैंक यू। बीच में नहीं, बात साफ है। इस देश में चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे लोग हो, चाहे जनता, वो लोग उसी के साथ जुड़ेंगे जिसमें उनको उम्मीद नजर आती हो, जिसमें उनको होप नजर आती हो, जिसमें उनको विजन नजर आता हो, जिनमें उनको भविष्य नजर आता हो, जिसमें इस देश की एकता, अखंडता, इंटेग्रिटी नजर आती हो। देश भी उसी के साथ जुड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टी भी उसी के साथ जुड़ेगी। जिनके पास खाली ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जिनके पास जाती है, अगर पैदल चलने से और देश को नाप देने से कोई प्रधानमंत्री बन जाता तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के जितने एथलीट थे वो सारे प्रधानमंत्री बनते। राजनीति समझो भाई, जबरदस्ती उछल कूद करने से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला जब तक कुछ कंटेंट बोलोगे नहीं तो। हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप ईडी सीबीआई इनकम टैक्स आप पे तो नहीं जा रही है, आप ठीक है ना, भाजपाओं के घर पे जा रही है। तो आप वो जो 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी चक्की पीसिंग हो रहा था, और पता नहीं उस भ्रष्टाचार के अंदर से कौन सा आटा निकला और कौन सी राजनीतिक रोटियां सेकी गई, और उसके साथ खूब जो है मलाई लगा लगा के सत्ता की खाड़ रहे। इन्हीं के हसन मुशर्रफ के खिलाफ जो है किरीट सुमैया आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद पता नहीं कौन से सुरखाब के पर से उनको झाड़ा, वो दूध के धुले हो गए। उसके बाद हमने देखा शिंदे साहब के ऊपर भी आए दिन ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जा रही थी, पता नहीं कौन से दूध के धुले हो गए। उसके बाद आप देखिए जाकर के दूसरे मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया उनके ऊपर गंभीर धाराओं में
आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं और भ्रष्टाचार के भी मुकदमे दर्ज हैं, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन और फिर सुन कोर्ट लीजिए, से जमानत क्यों नहीं मिलती है? किससे? कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिलती है? मैम, कोर्ट का एक ऑप्शन प्रोसेस तो होता सभी है। के सुनिए पास सुनिए है। सुनिए, जमानत जो थी मैम बहुत से लोगों को नहीं मिली थी, बहुत से लोग तड़ीपार भी रहे हुए हैं, आप उनका भी जिक्र कर लिया करिए, कर लीजिए। और जो लोग तड़ीपार रहे इस देश के अंदर, उनका जिक्र खूब खुल के करा करिए। वहां तो आप जिक्र नहीं करते, किस बात का डर हो जाता? मैं कर देता हूं, बहुत से लोगों को डर लगा था। शिवम भी बोल और देंगे। अभी जब उन्हीं के पार्टी के नेता बोल देंगे ना, आवाज मैं- सुनिए। मैंने तो चलिए। किसी का नाम ही नहीं लिया। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बीच में इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं चाहता हूं लोगों को सुनाई दे। इस देश के गृह मंत्री पर फर्जी केसेस लगाए गए, उनको 3 और महीने ये क्या के- गारंटी प्लीज कि इनको आपने कहिए, फर्जी मैंने कहा था केसेस ना, नहीं बीच में लगाए? ना बोले, प्लीज आप इनको रोकें। आपने भी तो फर्जी प्लीज केसेस आप इनको लगाए। रोकेंगे मैडम, तो आप प्लीज। भी मांग रहे हैं आपके कि पास फर्जी तो केसेस। अभी केस- प्रूफ बेवकूफ नहीं है भरी ना, बात। अभी तो आपके पास प्रूफ नहीं है, बच्चे वो थोड़ी तो ना। प्रूफ के साथ 3 बता रहे महीने हैं। के अंदर अंदर उनको बेल मिली। गुजरात शहर से बाहर केस चलाया गया, कहा गया कि गुजरात राज्य से बाहर केस चलना चाहिए ताकि इन्फ्लुएंस ना कर ले। महाराष्ट्र में केस चला, केस चलने के बाद वो बरी हुए। कोर्ट ने रिमार्क्स किया कि गिरफ्तार करने का एक भी सबूत आदरणीय गृह मंत्री जी के खिलाफ नहीं था। पिछले 1 साल से मनीष सिसोदिया जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग 9 बार बेल के लिए जा चुके हैं, खारिज। इसके अलावा संजय सिंह जेल में है, खारिज। इसके अलावा शिबू सोरेन जेल में है, खारिज। इसके अलावा डीके शिव कुमार 1 साल जेल में रह गए, खारिज। इसके अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी अभी तक बेल पर चल रहे हैं। भाई अगर इतने ईमानदार हो, इतने ही दूध के धुले हो, तो कोर्ट में बताओ ना। या न्यूज चैनल पर चिल्लाने से मैं ईमानदार 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 नहीं हो ठीक जाता। है। पेपर लगता है इस देश में, और यहां पर किसी को ईमानदार और बेईमान देश की सरकार नहीं, कोर्ट साबित करते हैं। ठीक है, अगर प्रोफेसर ईमानदार हो, कोर्ट ने कहा वहां जाकर साबित करा? बताइए। प्रोफेसर अभी धर्मेंद्र कोर्ट ने यादव। साबित नहीं करा। मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है। येदियुरप्पा जी पे 40,000 करोड़ का सबसे पहले घोटाला तो है। सवाल आएगा कि येदियुरप्पा जी का सुनिए, अब सुनिए, अखिलेश अब यादव सुनिए तो के खिलाफ शुरू पहले करना। पहले सुनिए तो। येदियुरप्पा जी पे 40,000 करोड़ का घोटाला सीबीआई इंक्वायरी का चल रही है। अंदर है कि बाहर है? शिवम जी बताएं, कितने महीने से अंदर है, कितने महीने से बाहर है? उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, व्यापम घोटाला, इतना बड़ा घोटाला कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला मानता हूं। इस घोटाले में जो भी आदमी कुछ भी जानता था उसे मार दिया गया। अगर कोई सबूत है तो उसे मार दिया गया। यह सबसे बड़ा घोटाला है। कितने दिन जेल में रहे शिवराज सिंह चौहान, इसका लेखा जोखा शिवम त्यागी जी बता दें। रमेश पोखरियाल पर सीबीआई जांच हो रही है, वो कितने दिन जेल में रहे उसको बता दें। मुकुल रॉय के बारे में बता दें कि कितने दिन वो जेल में रहे हैं, शिवम त्यागी जी बता दें। इसके बाद अजित पवार का नाम आ ही रहा है, रेड्डी ब्रदर्स का नाम आ ही रहा है। उसके बाद नारायण राणे पर कितने दिन जेल में रहे वो बता दें। मैं सारा मिला के ये बताना चाहता हूं कि अगर ईडी का कन्वेक्शन रेट 0.48% है, मतलब कि आधे से भी कम है, 200 जगह का रेट डालती है तो एक आदमी भी कन्विक्ट नहीं होता है। तो ऐसी एजेंसी को आप क्या कहोगे मुझे बताइए? सरकारी पैसे का दुरुपयोग, मानसिक शोषण इतने लोगों का, उसके बाद कन्विक्शन रेट पॉइंट। अच्छा, लेकिन ये कमाल की बात है ना, ये कमाल की बात है ना। मैं 1 मिनट शिवम जी आ रही हूँ आपके पास। कमाल की बात है ना, मैंने चर्चा की शुरुआत की थी राम मंदिर के साथ कि राम मंदिर से दूरी एक ऐसी मजबूरी, लेकिन राम मंदिर से ये बहस ईडी सीबीआई से लेकर गरीबी बेरोजगारी चीन तक घूम आई, लेकिन सीधे सीधे राम मंदिर पर कोई उत्तर नहीं आया है। देखिए मीनाक्षी, तभी तो इनको कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, कम समाजवादी पार्टी नहीं है। बल्कि अब तो जो ना, जो स्वामी प्रसाद मौर्य है ना, उन्होंने एक नया नाम दे दिया उसका, ये समाज कंटक पार्टी बन गई है। अब देखिए, इन्होंने ये कहा कि राम इससे बड़े, राम इससे बड़े, राम संसद से भी बड़े, लेकिन केशव प्रसाद अपने स्वामी प्रसाद मौर्य से बड़े हैं क्या? ये नहीं बताया इन्होंने। और न इन्होंने ये कहा कि केशव प्रसाद, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, आखिरकार ये हैं क्या पार्टी के महासचिव नहीं है क्या? बार बार वो बयान देते हैं, ये बयान से पल्ला झाड़ देते हैं, कभी उसको इग्नोर कर देते हैं, कभी उसको इग्नोर कर देते हैं। आखिरकार बने वो महामंत्री है, वो क्या है आखिरकारी थ्योरी? आप देखिए ना जी, कांग्रेस के अंदर हो या कांग्रेस की कोख में से जन्मे वो राजनेता और राजनीतिक दलों, सबकी एक ही स्ट्रेटजी है। एक को पुल चलना छोड़ दो, या तो वो दिग्विजय सिंह है, यहाँ पर जो है ये मौर्य है, यहाँ पर वो है, वहां पर ये है। एक आदमी हिंदुत्व और हिंदू मानवाधिकारों का अपमान करता रहेगा, दूसरा का मेरे को नहीं पता भैया, मैं नहीं जानता इसको, मेरा बयान नहीं है जी। ये क्या है आखिरकार? पब्लिक डोमेन में आप रहते हो और ये राम का द्रोह करके, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान करके, हमारी संस्कृति को और स्वाभिमान को चोट पहुंचा करके आप क्या लग रहा है कि आप वोट जीत पाओगे? ठीक क्या है, जनता आपको चुनाव जिता सकती है? आपको भी 400 प्लस के लिए राम मंदिर की आवश्यकता है शिवम जी? हमें 400 प्लस के लिए राम मंदिर की आवश्यकता नहीं है, एक एक पल जीने के लिए राम की आवश्यकता है भैया। उनके बिना नहीं चलने वाला हमारा कुछ भी। मैं तो कह रहा हूँ, जिनका चलने वाला है वो चलाए, हमारा नहीं चलता। हमारा तो जीवन से लेकर मरण सब कुछ, श्री राम से लेकर और हरे राम से लेकर और राम नाम सत्य से लेकर सब कुछ वही है। और ये सिर्फ 400 का विषय नहीं है। चुनाव इस देश में हर 5 साल में और हर साल में कोई ना कोई होता ही रहता है। मैं फिर से वही कहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर इस देश के लिए सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई थी,
जिसको इस देश के 140 करोड़ लोगों ने जीता। कुछ लोग उसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, देखते रहे। मैं कहता हूं कि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन ये बात इस देश को माननी चाहिए, देश की पॉलिटिकल पार्टीज को माननी चाहिए। और मैं अभी भी कहता हूं कि श्री राम दयालु हैं, वो इनको माफ कर देंगे अगर ये माफिया। अब देखिए श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, वो किसी को माफ करेंगे या नहीं करेंगे ये तो भगवान जी जाने। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता से लेकर इस देश की जनता ये 2024 के चुनाव में किसको आशीर्वाद देगी ये तो भविष्य ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विनोद बंसल जी, शिवम त्यागी जी और सैयद जवाद भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया।